हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। सर बोल रहे थे टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। टेस्ट सीरीज भाई वो इस पे नहीं ज्वाइन हो पाएगी, इस पे नहीं ज्वाइन हो पाएगी। वो लोग ज्वाइन करेंगे जो उस पे पेमेंट पे करेंगे, वो उनके लिए है वो टेस्ट सीरीज। वो आपको जो क्वेश्चंस दे रहे हैं आप यहीं से करिए, आप उस पे ना जाइए। अच्छा ठीक है सर। हाँ, वो परचेज करनी पड़ेगी आपको। सर कल के कुछ क्वेश्चंस पे डाउट है। बिल्कुल पूछिए, रुक जाइए थोड़ा। सर कल का क्वेश्चन में तो हेट्रोसाइक्लिक से बहुत सारा क्वेश्चन मिला सर। कुछ क्वेश्चंस जो थे मैंने एक्स्ट्रा थे, आपको बता दिया था पहले ही। आपसे पहले ही मैंने बोला कि छोड़ दीजिएगा, उसके नंबर की दिक्कत नहीं। नंबर की क्वेश्चन की वो 2 लोगों के लिए बनाया हुआ था। टेस्ट मुझे दोनों में लेना था, इसलिए दोनों के कॉमन बनाया था टेस्ट मैंने, मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए उसके अब परेशान ना होइए। मैंने कहा जो नहीं आएगा आप छोड़ेंगे उसे। चलिए, अब ये बताइए कि हेट्रो को छोड़ दीजिएगा, बाकी बताइए कि क्या डाउट था, फिर मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ। पहले पढ़ा लूँ फिर पूछिए मेरे राय में। आपको आप बताइए क्या डाउट था आपका, आप बोले क्या डाउट था आपका। सर क्वेश्चन नंबर 18। क्या था क्वेश्चन 18? पढ़िए। सर वो पीरियडिन था सर मेरे हिसाब से। हाँ, नहीं नहीं, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन सर, राइट द नेम ऑफ आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। क्या नाम था कंपाउंड का? सर पीरियडिन होना चाहिए सर, और वो नहीं उसका नहीं, ऑप्शन आंसर में सर उसका एजाइन था। हाँ तो एजाइन ही पिरिडीन का ही नाम है, एजाइन। आईयूपीएसी नेम सर। आईपीएसी नाम एजाइन पिरिडीन का ही है। पिरिडीन का नाम, पिरिडीन तो कॉमन नेम है। सर क्वेश्चन हमको मिला नहीं है सर, जो कल टेस्ट दिए। आपने टेस्ट पे नहीं देखा? टेस्ट दिया था जी, आपने? टेस्ट पे देखा तो वो पीडीएफ चाहिए ना सर, जो किसका आंसर सही है नहीं है वो मालूम कैसे पड़ेगा। पीडीएफ आंसर आपको दिया नहीं है? चलिए ठीक है, दे देंगे। ठीक है, ठीक ठीक। 45। देखिए, हम लोग जो है अब एक टॉपिक का डिस्कशन कर रहे हैं। ये टॉपिक जो है, माइक ऑफ करिए, हाँ माइक ऑफ करिए। टॉपिक हमारा अगला है जो हम लोगों के सिलेबस में है। जैसा कि अभी संजय ने एक मैसेज किया था कि सर इनऑर्गेनिक वाले पॉलीमर आप नहीं बताएंगे क्या, तो बिल्कुल बताएंगे आपको। जब सिलिकॉन पढ़ाएंगे, फॉस्फोरस पढ़ाएंगे, तो सिलिकॉन जो है इनऑर्गेनिक पॉलीमर बनाता है ना, वो आपको बताया जाएगा। जब इन ट्रांजिशन एलिमेंट हैं या जो भी डिटेल सिलेबस में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, जब टच करेंगे तो पूरी टच करेंगे। इसलिए जो चीज़ जहाँ है वहीं, ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, इसलिए हम आपसे ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा टॉपिक है आज का, वो हमारा है कार्बोहाइड्रेट्स। पहले मैं आपको फिर वही बात है कि कार्बोहाइड्रेट्स में जो सिंपल चीज़ें चलती हैं, पॉलीमर्स की मैंने आज आपको एक पीडीएफ दी थी। पॉलीमर्स में
आपको एक चीज ये भी बताऊंगा कि अभी एक पीडीएफ आपको और दूंगा, और कुछ सिंपल जो टर्म है, जैसे जो अलग हट के लाइन लेंथ से हट के थे, मुझे जो समझ में आए वो मैंने आपको टाइप करके भेजे थे, आपने शायद पढ़े भी होंगे, और जिनका स्ट्रक्चर मुझे समझ में आया उनका फोटो भी मैंने आपको भेजा था, आपने वो भी देखा होगा। और इस तरीके से आपको बीच बीच में हम क्वेश्चंस देते रहेंगे, करते रहिए। लेकिन आप लोग, हमें लग रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस कम कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस अब बढ़ा लीजिए, अपनी बढ़ा लीजिए। जितनी पीडीएफ आपको अब तक दी हैं वो फटाफट जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा पर डे शुरुआत कर दीजिए, पर डे शुरुआत कर दीजिए, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। सर देखिए पहले तो फिजिकल आप केमिस्ट्री का कोई कंबाइंड पीडीएफ नहीं है सर क्वेश्चन का, जिसमें सारा नहीं, चैप्टर लगभग हो? सारे कुछ नहीं, सारे कभी नहीं बनाया, देखो चैप्टर वाइज ही बने हुए हैं। और अब सारा नहीं बनाऊंगा, पेपर बनाऊंगा, सीधा सीधा पेपर आएगा सीधा सीधा आपके पास में, कि कौन सा पेपर जो है मतलब फुल 100 नंबर के, जो 100 क्वेश्चन का पेपर सेट करेंगे मतलब, क्योंकि समय नहीं बचेगा, नहीं तो अलग अलग करते रहेंगे, दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। अब आपको करना क्या है, पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो सिलेबस में है कार्बोहाइड्रेट, उनमें सबसे मेनली, अगर आपके पास सिलेबस है तो देख के मुझे बताइए, मुझे भी खोलना पड़ेगा अभी सिलेबस। तो यहाँ पर झारखंड का सिलेबस देखता हूँ, अगर मेरे लाइन लेंथ में इसी में पढ़ाई है, एनवीएस का है जी। देखो जरा इसमें नजर दौड़ाओ, झारखंड सिलेबस दिख रहा है कहीं? मैंने एक बार इस पर अपडेट किया, देखो जल्दी से, झारखंड सिलेबस कहीं दिख रहा है? ये सर कार्बो देखिए, ये झारखंड का सिलेबस था, दिख रहा होगा आपको, स्क्रीन पर दिख रहा होगा झारखंड सिलेबस में। देखिए ये आपका, इससे अगले पेज पे जाइए, यहाँ पर है ये है कार्बोहाइड्रेट। ये तो मुझे याद है कि पूरा है, लेकिन मैं आपको पहले ये बता दूं कि ना, झारखंड के सिलेबस में कार्बोहाइड्रेट में हम लोगों को डिस्कशन कहाँ कहाँ पे करना है। माइक ऑफ रखिए, बस हम बता रहे हैं, आप सुनिएगा, दिक्कत हो तो ऑन करिएगा। देखिए सबसे पहले तो आपको बताऊं, जब हम लोग पॉलीमर के ऊपर चलेंगे तो ये रहा कार्बोहाइड्रेट। इसमें क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ द मोनोसैकेराइड, मैकेनिज्म ऑफ ओसाजोन फॉर्मेशन, इंटर कन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, चेन लेंथनिंग एंड चेन शॉर्टनिंग ऑफ द एल्डोज हेक्सोज, बढ़ाना घटाना, एनोमर्स क्या होते हैं, ईपीमर्स क्या होते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होती है, ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, ईथर्स एस्टर्स एंड रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड मैकेनिज्म ऑफ द म्यूटा रोटेशन। यानी कि पूरा आपको ग्लूकोज पे फोकस करना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज पे फोकस करना है, ये इसका मेन कंसेप्ट है। और उसी कंसेप्ट को लेकर के हम लोग आपसे बात करेंगे। जैसे कि पॉलीमर में ये, यहाँ तक चले आइए, ये सिलिकॉन और जो फास्फाजीन्स होते हैं, है ना, इनके अंदर जो इनऑर्गेनिक कंडीशन होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये कब बन जाते हैं, सिलिकॉन पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कार्बन फैमिली में पढ़ा होगा, जब आपने पढ़ा होगा तो एक सिलेंस होते हैं, एक सिलिकॉन्स भी होते हैं। ये आपको वहीं मैं कार्बन फैमिली भी डिस्कशन आपसे करूंगा। देखिए एक चीज आपको पहले डिक्लेयर कर देता हूँ, जिगलर नाटा कैटालाइसिस के बगल में एक पॉलीमर है, वो कौन सा है, थोड़ा सा देखिएगा। जिगलर नाटा कैटालाइसिस में ही एक मिनट, नया नाम लग रहा हमको। नहीं नहीं, अगर नया होगा तो ढूंढा जाएगा, नया होगा क्या दिक्कत क्या है, अगर हाँ मेरी नया नॉलेज होगा लग तो रहा है। नहीं, नया होगा तो बताएंगे आपको। कहाँ पर है? जिगलर नाटा कैटालाइसिस के बगल में बिंजिल पॉलीमर के क्या, हाँ BIN। कहाँ पर है? नहीं, जिगलर नट ऐसे नहीं, वो फिनिकल बताइए। फिनिकल पॉलीमर सर, कंडेंसेशन के हाँ बाद। इनका, पॉलीमर हाँ फिनिकल वो पॉलीमर। जिगलर पॉलीमर नाटा पॉलीमराइजेशन एंड फिनिकल पॉलीमर्स। अरे यार ये ठीक है। तुम भी यार ये आप परेशान होने वाली बात नहीं है, ये विनिजल नहीं है, ये विनाइल पॉलीमर लिखा था, मैंने चेक किया था इसे, मैं भी कंफ्यूज था। अच्छा वही चीज ना हमको भी लगा कि स्क्रीन उसी में में मेरा अटेंशन चल गया। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है अच्छा। वो परेशान होने की जरूरत नहीं। वो जहां भी प्रिंटिंग हुई है वो मैंने 4-5 जगह देखा, तो बाद में कंफ्यूजन मैंने इसे मिटा लिया था, मेरे अंदर भी था ये पहले से यस सर, था। इसमें बहुत बहुत जगह मतलब गलत मिस गलत लिखा प्रिंटिंग हुआ। 3-4 जगह हुई है, मिस प्रिंटिंग 3-4 जगह हुई है, वो हो जाता है यार, इतनी बड़ी चीजें हैं, बाई चांस है, हो जाता है। चलिए अब आप हमारे साथ रहिए। देखिए सबसे पहले तो मैं कार्बोहाइड्रेट, अब आप प्यार से सुनिए, ध्यान से सुनिए।
क्योंकि रिकॉर्डिंग अधिकतर लोग देख रहे हैं, इसलिए किसी को दिक्कत ना हो इसलिए बोलता हूँ। बाकी आप, मेरा कोई उद्देश्य नहीं कि मैं आपको बोलने ना दूं। अभी तक आपने शुरुआत में नोटिस किया होगा कि मैंने आपको पूरा मौका दिया था। ये बात निशांत आप कह सकते हो कि क्या दिया था, नहीं दिया था, लेकिन लोगों की ये शिकायत यस आने सर, लगी अभी भी कि दे रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। हाँ, नहीं मतलब हम आपको ऐसा नहीं कि रोकते हो बोलने के लिए, और आप बिल्कुल फैक्ट बोलना, कहीं नहीं बोल पाओगे। कोई कहीं कोचिंग ज्वाइन कर लेना, आप जाके ऑफलाइन में तो बोल लोगे, ऑनलाइन में सर कहीं नहीं बोलने दिया जाएगा आपको, ये तय है। तो इसलिए आपको मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैक्सिमम लोग इस बैच में वो देखते हैं, रिकॉर्डिंग देखते हैं, इसलिए बोलता हूँ, और कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग क्लियर रहे। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स जैसा कि पुरानी किताबों में बताया गया है कि ये कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं, ये कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं। ये पुरानी किताबें कह रही, मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आपको यहीं पर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो कार्बन के हाइड्रेट्स हैं, उनका अगर जनरल फार्मूला देखा जाएगा तो जनरल फार्मूला CX हो जाएगा, और H2O का होल Y हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी है जनरल फार्मूला की। लेकिन समय के साथ अगर देखा गया कि भाई कार्बन के हाइड्रेट्स हैं, समझ में आ गया, लेकिन बाद में ये बोला गया कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो अब उनके सामने क्वेश्चन ये आ गया कि अगर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन की मैं बात करता हूं तो बहुत सारे कंपाउंड ऐसे भी मिल जा रहे हैं, जैसे CH2O है, तो ये भी हाइड्रेट्स बन रहा है कार्बन का। यानी अगर देखो तो ये फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड अगर इसे आप बोलते हो, फॉर्मेल्डिहाइड अगर आप इसे बोलते हो तो ये भी गड़बड़ कर रहा है, तो मतलब ये कार्बोहाइड्रेट तो हुआ नहीं। अगर आप देखो तो C2H4O2 ले लो, और C2H4O2 में अगर आप ध्यान दो तो ये कंपाउंड आपको एसिटिक एसिड दिखेगा, CH3COOH दिखेगा, तो ये भी यार कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये सब जितने कंपाउंड हैं ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इसलिए ये डेफिनेशन उतनी अच्छी नहीं बैठ पाई जितनी अच्छी ये डेफिनेशन बैठनी चाहिए थी। तो फिर क्या किया जाए, तो ये किया गया कि अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसकी बात के लिए मुझे डेफिनेशन बदलनी पड़ी। मुझे का मतलब साइंटिस्ट को डेफिनेशन बदलनी पड़ी। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में ये नहीं गए, कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स में आए C6H12O6 आया, इसी तरीके से C12H22O11 ये आया। इसको आपने ग्लूकोज का नाम दिया, इसको आपने शुगर का नाम दिया, सुक्रोज जिसे बोलते हैं। ये हो गया आपका फ्रक्टोज। ठीक है, इसमें बस कीटोन एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसमें कीटोन ग्रुप होता है। ये दोनों में डिफरेंस होता है, बाकी आगे बताएंगे आपको बाद में। मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? अब डेफिनेशन क्या आई कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो नंबर ऑफ कार्बन है, जेंडर जो SY जो है वो नंबर ऑफ कार्बन क्या है? SY हाँ, नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, ये नंबर ऑफ कार्बन है। ये Y जो है वाटर के नंबर अलग, ये दोनों नंबर सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंस भी हो सकते हैं, दोनों में अंतर भी हो सकता है, वेरी भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप CX और H2O का नंबर अगर आप वेरी करना चाहो तो वेरी जब करोगे तो X की जगह पे 6 ले लो, Y की जगह पे भी 6 ले लो, तो पॉसिबिलिटी ये बन जाएगी, क्या बन जाएगी, C6 बन जाएगा, H12 बन जाएगा, O6 बन जाएगा। अगर x की जगह पे आप क्या करो 12 ले लो, x की जगह पे 12 ले लो और y की जगह पे 11 ले लो, तो x की जगह पे जब आप 12 लोगे और y की जगह पर 11 लोगे तो अब आपको दिखाई देगा C12 H22 और O11। दिखा, समझ में आई बात, नहीं आई? ये इस तरीके से दिया गया है। अब आपसे क्या करना है कि कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअल में होते क्या है, तो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है वो मैं लिख रहा हूं। तो यहाँ लिख रहा हूं कार्बोहाइड्रेट्स आर, सर ऊपर जो जनरल फॉर्मूला उसमें 1 2 मतलब छोटा नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते उसमें? हाँ, छोटे नंबर से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो फार्मूला बहुत ज्यादा कहीं कहीं दिक्कत करता है, इसीलिए साइंटिस्ट ने डेफिनेशन बदली। देखिए क्या डेफिनेशन दे रहे हैं, सुनिए ध्यान से। देखो डेफिनेशन दी है, कार्बोहाइड्रेट्स आर
carbohydrates are the polyhydroxyaldehydes or ketones or those organic compounds which on hydrolysis to give polyhydroxyaldehydes और कीटोन। तो मतलब ये हुआ या तो वो खुद पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड कीटोन हो या उनके हाइड्रोलिसिस पर पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड कीटोन मिले, वही कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो इनका क्लासिफिकेशन जब किया गया तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ कार्बोहाइड्रेट्स लिख देता हूँ और कार्बोहाइड्रेट्स को डिवाइड कर देता हूँ, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, इनको ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं लूंगा मोनोसेक्राइड, उसके बाद लूंगा ऑलिगोसेक्राइड, फिर लूंगा मैं पॉलीसेक्राइड। तो जो सबसे पहले की बात है, यहाँ पर ले आता हूँ मोनोसेक्राइड, यहाँ ले आता हूँ मोनोसेक्राइड, यहाँ आता है ऑलिगोसेक्राइड, यहाँ आता है पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं? जिनके हाइड्रोलिसिस अगर करें तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट की यूनिट नहीं मिलेगी। दे कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड, दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज इनटू द सिंपलर कार्बोहाइड्रेट, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये हो गए। Oligosaccharides are those carbohydrates which on hydrolysis to give 1 to 9 monosaccharide units, यानी कि 1 to 9 मोनोसेक्राइड यूनिट्स। मोनोसेक्राइड कितनी मिलेंगी? 1 से लेकर के 9 कार्बन की मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिल सकती हैं, है ना, 1 से 9 तक के जितने भी होंगे। तो अगर आपको 2 मिले, सॉरी 2 से 1 लिख दिया मैं, 2 से 9 तक होगा, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है, अगर 2 मिली तो डाइसेक्राइड, अगर 3 मिली तो ट्राइसेक्राइड, 4 मिली तो यहाँ पर टेट्रासेक्राइड्स एंड सो ऑन चलती रहेंगी। लेकिन अगर 9 से ज्यादा मिलती हैं तो पॉलीसेक्राइड आ जाते हैं इसके अंदर। एक एक एग्जाम्पल अगर आप लोग मुझे बता दोगे तो मुझे थोड़ा आराम रहेगा कि मुझे समझने में और आपको बताने में। जैसे ऑलिगोसेक्राइड में चले आओ, तो ऑलिगोसेक्राइड के एग्जाम्पल आप बताओगे, जल्दी बोलो। किसी को याद है डाइसेक्राइड में? तो सुक्रोज, लैक्टोज, ग्लैक्टोज। रुक जाओ यार, नहीं सुक्रोज, हाँ ठीक है, लैक्टोज ग्लैक्टोज हो गया, एक लिखे दे रहा हूँ। ट्राइसेक्राइड में रेफिनोज लिख दूं, चलो अगर आपको नहीं पता तो जान लो। रेफिनोज क्या होता है सर, बताइए तो। रेफिनोज होता है C18H32 और O16, ये होता है रेफिनोज। ये भी एक कैटेगरी कार्बोहाइड्रेट्स की है जो मिलती है, ऐसे बोले कि हायर प्लांट्स में मिलती है। हायर प्लांट्स में थोड़ा और चले जाइए, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में चले जाइए तो फिर अगर आपको एक और कंपाउंड मिल जाता है, टेट्रा में होता है, इसे बोलते हैं स्टैकियोज। इसका फार्मूला जानना चाहूँ, C24H42 हो जाएगा और शायद O जो होते हैं वो 21 होते हैं। इसका फार्मूला यही, ठीक है, कंफर्म है। 21 दूनी 42 और 24, ठीक। और सुक्रोज आपको पता ही है, C12 गन्ने वाली चीनी होती है, C12H22 वो 11 होता है। और पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, इनमें आप स्टार्च चले आइए, स्टार्च। और एक होता है, आपने सुना होगा सेल्यूलोज होता है, ये इसमें आ जाता है। सर डेक्स्ट्रीन भी होता है ना? हाँ, डेक्सट्रोज भी होता है, डेक्स्ट्रेन भी होता है। डेक्सट्रोज मानिए आप। डेक्स्ट्रीन क्या है सर? ये मतलब किस चीज में पाया जाता है वो जानना चाह रहे हैं। जैसे डेक्सट्रोज का जो मुझे जानकारी है कि जो
आपने ग्लूकोज कंटेनिंग प्लांट्स होते हैं, जैसे ग्रेप्स में भी डेक्सट्रोज माना जाता है, ग्रेप्स में भी माना जाता है, और ग्रेप्स की कैटेगरी के जितने भी प्लांट्स हैं जिनमें रसीले जो प्लांट्स होते हैं उनमें डेक्सट्रोज रहता है, जहाँ तक मुझे आइडिया है ना। तो उसमें डेक्सट्रोज रहता है। डेक्सट्रोज का फार्मूला जो होता है वो वही होता है जो ग्लूकोज का होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि उसके अंदर मिनरल्स की कैटेगरी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू, आप ग्लूकोज को ही माने एक तरीके से, बस मिनरल्स उसमें ऐड, मतलब मैंगनीज, जिंक, ये सब चीज़ें थोड़ी बढ़ जाती हैं, बस बाकी और नई चीज़ इसमें नहीं आती है। अब एक बार और भी जानिए कि जो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ में अगर आपने नोटिस किया हो तो एक और भी क्लासिफिकेशन पढ़ा जाता है इसका, जिसे हम लोग डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। कार्बोहाइड्रेट्स जो हुए वो अब दो पार्ट में फिर डिवाइड किए गए, एक क्या कहलाते हैं, शुगर्स कहलाते हैं, एक नॉन शुगर्स भी कहलाते हैं। बताओ ऐसा है, पढ़ा आपने? एक कहलाते हैं शुगर्स कहलाते हैं और एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर। शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नहीं, पहले शुगर्स एंड नॉन शुगर्स पे रहिए। अब शुगर्स क्या होंगे, ये स्वीट इन टेस्ट होंगे, ये स्वीट इन टेस्ट होंगे, स्वीट इन टेस्ट हो जाएंगे, ठीक है, और ये नॉट स्वीट इन टेस्ट हो जाएंगे। नॉट, नॉन स्वीट इन टेस्ट लिख दो, नॉन स्वीट इन टेस्ट। नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग वो होता है जो टॉलरेंस फेलिंग को रिड्यूस कर देता है, और नॉन रिड्यूसिंग वो होता है जो टॉलरेंस फेलिंग को रिड्यूस नहीं कर सकता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये भी आप याद रखना। लेकिन आपको एक चीज और बताऊं, जैसे एल्डोज एंड कीटोज जो हैं ये सब मोनोसैकेराइड में चले गए, और सुक्रोज जो है वो एक क्या है, डाइसैकेराइड है, लेकिन सुक्रोज जो है वो रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट में गिना जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जबकि उसमें एल्डिहाइड कीटोन वाली बात नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी वो रिड्यूसिंग में गिना जाता है, ये बात ध्यान रखना। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, बिल्कुल कान मतलब दिमाग अपना खोल के बैठना है यहीं पर। आपने कंपाउंड पढ़ा है, ये हमारे पास में ग्लूकोज है, ये मेरे पास में ग्लूकोज है। अगर मैं इस ग्लूकोज को ओपन करके लिखता हूं तो आपने एक वर्ड सुना होगा, सुनते ज्यादा रहना, आपने एक वर्ड सुना होगा जो मैंने बीच में एक बार आपसे और डिस्कस किया था, ये हो गया CHO 426, ठीक है। एक बार आपने सुना था डी ग्लूकोज, कैपिटल डी और प्लस ग्लूकोज। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो बड़ा वाला डी है, ये कैपिटल डी एंड एल जो होता है ये कन्फिगुरेशन है, ये कन्फिगुरेशन है, ये कन्फिगुरेशन है, कन्फिगुरेशन है, जबकि डी और एल जो होते हैं ये रोटेशन है, स्पेसिफिक रोटेशन को बताते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन को बताते हैं। इसे प्लस भी बोलते हैं, माइनस भी बोलते हैं। तो कहीं अगर आपको डी और प्लस रोटेटरी, हाँ, यानी कि ये डी और प्लस दिखाई दे तो इसका मतलब ये दोनों चीजें हैं, ये डी कन्फिगरेशन है और ये डेक्स्ट्रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहीं पर एल और माइनस दिखाई दे तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि दोनों चीजें एक है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। डी क्या होता है, अगर आपने वर्ड सुना हो तो एक कंपाउंड है ग्लिसरल्डिहाइड। जैसे कि मैं अगर CHO सिंगल बॉन्ड C यहाँ पर OH ले लेता हूँ, यहाँ पर H ले लेता हूँ और यहाँ पर CH2OH ले लेता हूँ, तो इनके केस में आपको दिखाई दे रहा है OH ग्रुप इज एट राइट हैंड साइड विद रिस्पेक्ट टू द, यहाँ पर OH ग्रुप जो है वो राइट हैंड साइड में है, और राइट हैंड साइड में किसके रिस्पेक्ट में, CH2OH के रिस्पेक्ट में है। अगर यहीं पर मैं दूसरा लिख लेता हूँ, CHO मैंने लिखा, यहाँ पर C लिखा, यहाँ पर OH लिखा, यहाँ पर H लिखा, यहाँ पर CH2OH लिखा, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो आप, ये लेफ्ट हैंड साइड दिख रही है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या फायदा मिल रहा है कि आपको नॉमेनक्लेचर, ये जब अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है विद रिस्पेक्ट टू CH2OH देन इट इज कॉल्ड डी, इसे डी ग्लिसरल्डिहाइड बोलते हैं, इसे एल ग्लिसरल्डिहाइड बोलते हैं। तो दोनों में ये कन्फिगरेशन अगर कोई कंपाउंड ग्लिसरल्डिहाइड अगर कोई कंपाउंड फॉलो करता है, और यहाँ पर अगर कोई कंपाउंड फॉलो कर रहा है तो ये एल ग्लिसरल्डिहाइड कहलाएगा। इसी को बेस लेकर के नॉमेनक्लेचर बनाया गया ग्लूकोज का। अगर मैं बात ग्लूकोज की करता हूँ
तो ग्लूकोज में आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर लिखा होता है CHO, नीचे आता है C, यहाँ पर होता है OH, यहाँ पर होता है H, यहाँ पर होता है C, यहाँ H, यहाँ OH होता है, यहाँ होता है OH और यहाँ होता है H, फिर यहाँ पर एक बार OH होता है, यहाँ पर H होता है और नीचे आता है आपका CH2OH। तो इट मीन्स दिस इज द एट राइट हैंड साइड विद रिस्पेक्ट टू द CH2OH। तो ये डी ग्लूकोज है, ये डी ग्लूकोज है, लेकिन अब ये लीवो रोटेटरी है डेक्स्ट्रो, ये इस वाले कार्बन से पता लगेगा, रोटेशन क्लॉकवाइज है, मतलब ये डी है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो पूरा नाम हो गया डी और प्लस ग्लूकोज। आपको यहाँ पर ये भी जानकारी होनी चाहिए कि डी ग्लूकोज ही हम लोग खाते हैं, एल ग्लूकोज हम लोगों के लिए बहुत नुकसान करता है, हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करती है, इसलिए डी ग्लूकोज होता है, एल ग्लूकोज नहीं होता है। होता कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, हम लोगों के लिए यूजफुल नहीं है, बनाना चाहोगे तो बन जाएगा। इस OH को इधर लिखना पड़ेगा, तो ये इस वाले OH को इधर लेना पड़ेगा, तो एल ग्लूकोज रहेगा। अगर मैं इसी कंपाउंड को आप कहो कि सर लिख के दिखाओ, तो मैं आपको लिख के दिखा सकता हूँ। ये कंपाउंड CHO इधर लगा दिया मैंने, रुक जाइए थोड़ा नीचे बना लेता हूँ जिससे कि जगह मिल जाएगी, यहीं से लिखता हूँ, ये मैंने CHO लिख दिया। आपने एल ग्लूकोज नहीं पढ़ा होगा, ये OH है, ये H है, ये H है, ये OH है, ये यहाँ पर अपोजिट रहना चाहिए ऊपर में। नहीं, वो प्लस बना रहा हूँ, वो प्लस इसको देख रहा हूँ, रुक जाइए अभी आप। अभी मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि पहले एल क्या, फिर बताऊंगा कि क्या होता है। यहाँ पर मैंने OH लिया, यहाँ H लिया, यहाँ मैंने CH2OH लिया। तो ये साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है कि अगर OH लेफ्ट हैंड साइड पे है तो ये एल ग्लूकोज है, ये एल ग्लूकोज है, लेकिन एल ग्लूकोज जब एग्जिस्ट करता है तो हमेशा उसका लीवो रोटेटरी एग्जिस्ट करता है। इसलिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये पहले मैंने बनाने की कोशिश की आपके लिए कि ये कैसा बना दूं, ये प्लस में बना दूं, तो देखो ये प्लस में, लेकिन एल ग्लूकोज प्लस में पाया नहीं गया, एल ग्लूकोज नेगेटिव पाया गया। तो नेगेटिव के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका रोटेशन बदलना पड़ेगा, और रोटेशन का मतलब ये हो गया OH इधर बनाऊं, H इधर बनाऊं। अब ये रोटेशन आपको दिख रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज, नीचे वाले हाइड्रोजन को चेंज करना पड़ेगा इसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पर ऐसे मुझे बनाना पड़ेगा, यहाँ पर ऐसे बनाना पड़ेगा, ये OH हो गया, ये वाला बदलना पड़ेगा मुझे, ये वाला बदल के मैं इसके OH को मिटाता हूँ और इसके वाले को लेके आता हूँ इस साइड में। अब ये लेकिन एग्जिस्ट, मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि इस एल का इस नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है, इस डी का इस पॉजिटिव से कोई लेना देना नहीं है, ये दूसरे कार्बन का डिसीजन है, ये दूसरे कार्बन का डिसीजन है, ये दोनों अलग कार्बन के डिसीजन है, ये 5वें नंबर के कार्बन के डिसीजन रहते हैं डी और एल, और वो दूसरे नंबर के कार्बन के डिसीजन रहते हैं। इसलिए आप कंफ्यूज आपस में मत होइएगा, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। अब ये माना गया कि ग्लूकोज जो होता है वो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनको फॉलो करने के बाद ये ऑब्जर्व किया गया है कि अगर मैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को देखूं, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को देखूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये पूरी वीडियो। यहाँ पर H लगाया मैंने, यहाँ पर मैंने C लगाया, यहाँ OH लगाया, इस स्ट्रक्चर को ओपन कर रहा हूँ, और ओपन करते करते आपको ये बताऊंगा कि ये मैंने इस तरीके से लगाया, ये डी और प्लस ग्लूकोज बना रहा हूं मैं, आप चेक करिए, ये हमारे पास में डी या प्लस ग्लूकोज है, ये हमने बनाया 1 2 3 4 5, ये OH हो गया। इसे हम लोग लैक्टोनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, और लैक्टोनाइजेशन प्रोसेस में होता क्या है कि ये वाला जो H है, ये वाला H इस वाले कार्बन से जुड़ता है, इस वाले कार्बन से जुड़ता है, देखो ध्यान से, सॉरी O जुड़ता है, मैं H जोड़ गया बाई चांस, रुक जाइए मिटा दूं पहले, H से नहीं OH, O से बनाना था ये। सर एसिटल फॉर्मेशन ना बोलते हैं, इसे हम लैक्टोनाइजेशन बोलते हैं, एसिटल फॉर्मेशन बोल सकते हो आप, चल जाएगा। ये वाला जो है मैं कार्बन से साइक्लाइजेशन करूंगा, ये साइक्लाइजेशन करूंगा, और इस वाले O को कहां ले जाकर के जोड़ूंगा, इस वाले O को ले जाकर के जोड़ूंगा, बोलो यार, इस वाले O से जोड़ दूंगा। तो जो हमारे पास इस सिचुएशन है वो 2 सिचुएशन पैदा हो सकती है, ध्यान दीजिएगा दयानंद साहू जी, आपको बहुत ज्यादा इसमें आराम मिलेगी स्ट्रक्चर बनाने में। यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया, ऊपर सबसे पहले मैंने ऊपर क्या किया, ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैंने ऊपर
यहाँ पर कार्बन बनाया, इस कार्बन के इधर OH कर दिया, इसे H कर दिया, ध्यान दो, और नीचे कुछ C यहाँ पर हो गया, OH यहाँ गया, H यहाँ गया, C यहाँ पर है, H यहाँ पर है, OH यहाँ पर है, C यहाँ पर है, OH यहाँ पर है, H यहाँ पर है, C यहाँ पर है, H यहाँ पर है, और यहाँ CH2। ये बना, इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन को मैंने जोड़ दिया, ये मैंने ऑक्सीजन को जोड़ा, ये बन गया आपका अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। मतलब ये पूरा नाम अगर इसका देखोगे तो नाम आएगा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अल्फा डी और प्लस, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज मैंने यहाँ लिख दिया। लेकिन अगर ऊपर वाले इस वाले कार्बन को पकड़ो और हाथ से घुमा दो, जैसे घुमाओगे तो आपको पता लग जाएगा, OH इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, बाकी कुछ मत करना। बीटा बनेगा ना सर? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर C हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ OH हो गया, यहाँ OH हो गया, यहाँ पर फिर OH हो गया, यहाँ पर H हो गया, यहाँ CH हो गया, और यहाँ नीचे CH2OH हो गया, और ये आपका बीटा D प्लस ग्लूकोज, यहाँ पर बीटा हो गया, यहाँ D हो गया, यहाँ प्लस हो गया, और ये आपका ग्लूकोज। तो जो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको कार्बन नंबर फर्स्ट दिखाई दे रहा है, उसके अराउंड जो OH ग्रुप है वो अगर राइट हैंड साइड में है तो अल्फा, अगर उसके रिस्पेक्ट में OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये बन जाता है बीटा। और इसी को देखते हुए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम आपने सुना होगा, क्या नाम है उनका? हावर्थ का आपने नाम सुना होगा। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला भी आपने नाम सुना होगा। ये हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूले ने पायरेनोज स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, और जब पायरेनोज बनाया गया तो मैं इसी के साथ क्यों पढ़ाता हूँ, मैं दिखाऊंगा अभी आपको कि क्यों मैं यही पढ़ा रहा हूँ। तो एक स्ट्रक्चर आपने पायरेन का स्ट्रक्चर सुना होगा दयानंद, पायरेन का स्ट्रक्चर ये होता है, ये पायरेन 5 मेंबर। हाँ 5 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग है। क्यों? मतलब ऑक्सीजन को मिला के 6 होगा। अच्छा ठीक है, चलिए ये सही बनाया मैंने, पायरेन नहीं बनाया सही? नहीं लग रहा हमको, ये फ्यूरान टाइप का लग रहा है सर। इसको वर्टिकल करके कॉर्नर में कीजिएगा तब। हाँ वहां पे। ये क्या है? ये क्या है? फ्यूर नहीं मालूम, फ्यूरान है शायद। सही है ना सर, ये तो फ्यूरेन है। ये फ्यूरॉन है, ये फ्यूरॉन है। 1 2 3 4। देखिए ध्यान क्या करना है आपको, ये हमने पायरेन का स्ट्रक्चर बना के पायरेनोज स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये पायरेन के स्ट्रक्चर से मिलता जुलता होता है, हेक्सागन बनना चाहिए। अब हम आपको तरीका बताते हैं। देखो तरीका ये है कि सबसे पहले हम लोगों ने एक लाइन खींचनी है, ध्यान दो, फिर हेक्सागन तैयार कर लेना है। अगर अनुसर की बात याद रखोगे, स्ट्रक्चर जिंदगी भर नहीं भूलोगे, और अपनी मनमानी करनी है तो फिर जैसे चाहे वैसे याद करो, कोई दिक्कत नहीं, याद होना चाहिए। हम किसी की विरोध हमने आज तक किसी का किया ही नहीं, अपनी जिंदगी में विरोध नहीं किया, लेकिन गलत को बर्दाश्त भी नहीं किया। देखो ध्यान से, ये मैंने बना दिया, सबकी टांगे चारपाई बना दी मैंने, दिख रहा है? अब पीछे देखो दयानंद, एक ही साइड में OH है, दोनों OH एक साइड में है दयानंद, एबव द प्लेन हो जाएगा वो। हाँ ये इस तरीके से बना दो, और यहाँ H बना दो, हो गया कहानी। अब अल्टरनेट चलना गलती हो ही नहीं सकती है, अल्टरनेट चलना गलती हो ही नहीं सकती है, मेरा वादा है बिल्कुल नहीं होगी। ये बन गया कंपाउंड अल्फा डी प्लस अल्फा डी प्लस अल्फा डी, और यहाँ लगाता हूँ प्लस ग्लूकोपायरेनोज। क्या नाम है इसका? ग्लूको, बोलो भाई, ग्लूकोपायरेनोज। अब अगर बीटा बनाना हो बेटा, तो बीटा में मेरे गुड़िया रानी ऐसे बना देते हैं, देखो ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, ठीक है? ये ऐसे लिया, ऐसे लिया, ऐसे लिया, ऐसे लिया, ऐसे लिया। यहाँ पर क्या करूं? वो पहला वाला, ठीक, पहला वाला अगर मैं पलट दूं, यानी H इधर बना दूं, OH इधर बना दूं, तो फिर क्या हो जाएगा? सेट हो गया। अब कुछ नहीं करना, पहला पलटना है, बाकी मत छेड़ना, इसी को देख करके बता दो।
ये H हो गया, ये OH हो गया, ये H हो गया, ये OH हो गया, ये H हो गया और ये CH2OH हो गया। ये हो गया आपका बीटा D और यहाँ पर क्या लिख दूं प्लस ग्लूको पायरेनोज। समझ में आ रही मेरी बात, नहीं आ रही? तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान में रखने हैं। इन दोनों स्ट्रक्चर्स की खास बात ये भी होती है कि अगर मैं इनकी प्रॉपर्टीज में जाऊं तो ये दोनों प्रॉपर्टीज, यानी कि अगर मैं इसी से मिलता जुलता एक स्ट्रक्चर और बताऊं, जैसे फ्रक्टोज की अगर मैं बात करता हूं तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ना पड़ता है। और अगर आपको ध्यान है फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में तो ध्यान दीजिए, सबसे ऊपर आता है सेकेंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप आ जाता है, यहाँ पर कीटोन लगा लीजिए। अब ये नेगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए हमेशा इस वाले का लेफ्ट बनाना, ये बात ध्यान रखना। माइक ऑफ करिए। ये OH हो गया, ये H हो गया, ये आपका क्या हो गया 1 2 3 4 5, ये OH राइट हैंड साइड में ही लेना पड़ेगा और लास्ट में आपको CH2OH लेना पड़ेगा। अब इन्हीं में वही इलेक्ट्रोनाइजेशन करा दो, इस वाले O को इस वाले कार्बन से जोड़ दो और इस वाले H को इस वाले ऑक्सीजन से जोड़ दो, तो कंपाउंड फिर वही दो कैटेगरी में इसको मैं डिवाइड कर लूंगा, इसको मैं डिवाइड कर लूंगा। दो कैटेगरी अगर आपको पता है तो आप मुझे बता सकते हो। आज सूरज पढ़ने आए नहीं आए हैं? देखो यहाँ पर CH2OH हो गया और यहाँ पर ये C हो गया, इधर वाला OH हो जाएगा। नीचे वाले हमें नहीं छेड़ने हैं, नीचे वाले हमें नहीं छेड़ने, थोड़ा छोटा छोटा बनाए तो बन जाएगा, नहीं दिक्कत करेगा। सही तो बना, अभी बता, तुम ये बनाओ, स्क्वायर बनाओ ठीक। यहाँ पर देखो, यहाँ हो गया आपका H हो गया, यहाँ पर आपका OH हो गया, यहाँ पर आपका OH हो गया, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर C हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ CH2OH हो गया। इन दोनों के बीच में O जोड़ दीजिए, बन गया आपका अल्फा। अल्फा बताओ D करें क्या करें? अल्फा D माइनस फ्रक्टोज। अल्फा D माइनस फ्रक्टोज सही लिखा मैंने, गलत लिखा? बोलो यार, सही लिखा गलत लिखा? जल्दी बोलिए, बोलो भाई, नहीं बोल पा रहे हो, सही गलत की पहचान नहीं कर पा रहे हो। ये डी क्या बता रहा है? कैपिटल डी क्या बता रहा है? सही सही तो लिखा है। कैपिटल डी क्या बता रहा है, बस इतना बताओ। सर डेक्स्ट्रो रोटेटरी बता रहा है, कार्बन नंबर 5 वाले पे। नहीं सर ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है। हाँ कैपिटल डी ये बता रहा है कि OH ग्रुप इज एट राइट हैंड साइड, और ये निगेटिव क्या बता रहा है कि इसका रोटेशन एंटी क्लॉक, मतलब स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना कि ऐसा मत समझना कि डी बन गया तो फिर हम लोग जो है प्लस में ही लिखेंगे, डी बन गया तो साफ प्लस में ही लिखेंगे, ऐसा ना समझना आप इसे, ठीक है ना? ये बात ध्यान रखना, इस डी का इस निगेटिव से लेना देना नहीं है। फिर आपको बोल रहा हूँ, इस डी का इस निगेटिव से लेना देना नहीं है। अब इसको पलट लीजिए। सर बोलिए। सर जो ग्लूकोज में जो बना अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज, तो ये स्ट्रक्चर एक ओपन चेन स्ट्रक्चर, दोनों अलग अलग कंपाउंड होंगे सर ना? हाँ, दोनों अलग अलग है। जो साइंटिस्ट है उन्होंने कहा कि ओपन चेन स्ट्रक्चर बहुत सारी प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता है। जैसे कि अगर हम उसका कंपाउंड बनाएं, हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन कराएं, तो फिर हाइड्रोक्सिल एमीन का जब एसिटाइलेशन कराते हैं तो ओपन चेन नहीं करता है, वो वही कंपाउंड करता है। तो इसका मतलब है कि CHO ग्रुप फ्री नहीं है, ग्लूकोज के अंदर CHO ग्रुप फ्री नहीं है। ये इस बात का प्रूफ है कि भाई CHO ग्रुप कहीं बाइंड अप है, और जब बाइंड अप है तो इसका मतलब किस फॉर्म में होगा, तब ये स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ है, तब ये स्ट्रक्चर। मतलब सर एग्जैक्ट तब कह सकते हैं कि ग्लूकोज का जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर हो साइक्लिक होगा, ऐसे कह सकते हैं वो क्या? साइक्लिक होगा, हाँ। वो सब कुछ प्रॉपर्टी जो है वो नहीं एक्सप्लेन हो पाई, तो साइक्लिक से ही एक्सप्लेन हो पाई है वो प्रॉपर्टी। अब इसी को आप पलट लीजिएगा, इसी को पलट लीजिएगा, OH इधर बना लीजिएगा और CH2OH इधर बना लीजिएगा। बाकी आप समझदार हैं। मैं इस स्ट्रक्चर को 5वां कार्बन सीधा दे रहा हूं और इसको ऐसे जोड़ रहा हूं, ऐसे करके। बाकी आप डन है, कर लीजिएगा, अपने आप एडजस्टमेंट आप कर लेंगे। ये इस तरीके से मैंने छोड़ दिया। यहाँ पर आप केवल इतना करेंगे, बीटा लिखना है
डी लिखना है, माइनस लिखना है, बाकी आपको फ्रक्टोज ही लिखना है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉपर्टी ग्लूकोज शो करता है उसी से मिलती जुलती प्रॉपर्टी फ्रक्टोज भी शो करता है। तो मीनिंग ये है कि ग्लूकोज की जो प्रॉपर्टीज है वो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भाई ग्लूकोज के अंदर CHO ग्रुप भी होता है, ग्लूकोज के अंदर OH ग्रुप भी होता है। तो CHO की वजह से ये एल्डिहाइड की सभी प्रॉपर्टी लगभग शो कर देता है, कुछ प्रॉपर्टी को छोड़ के जो जिसकी वजह से साइक्लिक बना है। अब आपके जो सिलेबस में रिएक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहले मैं आपको बताऊं रिएक्शन विद हाइड्रोजन बताता हूं। पहले हाइड्रोजन बताऊंगा जो सिलेबस में नहीं है, लेकिन इससे मुझे सहारा मिलेगा पढ़ाने का। हाइड्रोजन का फार्मूला होता है NH2.NH2, ये हाइड्रोजन का फार्मूला है। अब मैं ग्लूकोज भैया पूरा नहीं लिखूंगा, मैं लाइन खींचूंगा, ये नीचे मान लेना अंडरस्टूड है ग्लूकोज है, और इसकी जब मैं हाइड्रोजन से रिएक्शन कराता हूं तो ग्लूकोज हाइड्रोजोन बन जाता है, मतलब वाटर आप निकाल दीजिए, ये वाला वाटर निकाल दीजिए, यहाँ CH डबल बॉन्ड N NH2 बन जाता है और ये बन गया ग्लूकोज हाइड्रोजोन। इसी तरीके से अगर भाई साहब नीचे लाइन का मतलब समझ रहे हो सूरज, ये रिएक्शन हो गई, रिएक्शन विद हाइड्रोजोन की जगह अब बन जाएगा फिनाइल हाइड्रोजन। अब फिनाइल हाइड्रोजन से जब मैं रिएक्शन कराता हूं तो फिनाइल हाइड्रोजोन बनता है। फिर मैं वही हरकत करूंगा, एक डॉट डॉट छोड़ूंगा और यहाँ पर कंपाउंड मैंने लिखा फिनाइल हाइड्रोजन, NH2 लिखा, C6H5NH2। ये अगर मैंने इतना ही दिया तो यहाँ CH डबल बॉन्ड N NH C6H5 बन गया, इसका नाम हो गया फिनाइल हाइड्रोजोन। लेकिन जब एक्सेस में डाला जाता है तो क्या रिएक्शन होगी, वही पूछी गई है आपसे, वही पूछी गई है और इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आती है। तो यहाँ पर मैं हेडिंग बनाता हूँ, रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजोन, फिनाइल हाइड्रोजन। तो ग्लूकोसा जोन बनता है, मतलब यहाँ लिख देता हूँ ओसा जोन इज ऑब्टेन्ड, ओसा जोन यहाँ से मुझे मिलेगा। अब ओसा जोन कैसे मिलता है, पूरी रिएक्शन कायदे से पढ़ेंगे। देखो मैंने लिखा CHO, यहाँ लिखा CHOH और यहाँ लिखा आपका CHOH का होल थ्राइस और आगे लिखा CH2OH। दयानंद बताओ क्या चीज है ये क्या चीज है? इसकी रिएक्शन में कराता हूँ, इसकी रिएक्शन कराता हूँ फिनाइल हाइड्रोजन से। बताओ बेटा, फिनाइल हाइड्रोजन से, तो यहाँ से ये वाटर निकल जाएगा, तो यहाँ कंपाउंड आएगा CH डबल बॉन्ड N NH C6H5 मैंने लिखा, C6H5, यहाँ CHOH लिखा, फिर मैंने CHOH का होल थ्राइस लिखा, होल थ्राइस, और यहाँ पर फिर लिखा CH2OH। फिर एक बार रिएक्शन जब मैंने C6 अब एक्सेस में डाल रहा हूँ C6H5 NH2 से कराई, तो इस बार क्या होगा, एक तो अमोनिया निकल जाएगी, NH ये लेना, NH2 और AH ले लेना, और एक मिल जाएगा C6H5NH2, मतलब एनिलीन निकल जाएगी और ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा कंपाउंड। तो ये यहाँ पर NH C6H5 हो गया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O रह गया और नीचे हो गया C। सर थोड़ा सा रुकिएगा, एक चीज पूछना था हमको यहाँ पे। अभी बता रहा हूँ, पूछिए। CH2 सर यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है शायद कुछ, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। कराऊंगा। बताओ कौन सा है, नाम बताओ। वही एल्डमोरिड रीअरेंजमेंट की क्या नाम है पता है ना? आमाडोराई। हाँ वही, हाँ मतलब प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है बोलना। कोई बात नहीं, आमाडोराई रीअरेंजमेंट होता, भी बताऊंगा, 1 मिनट। हाँ उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए ना सर। अरे बिल्कुल करेंगे यार, पहले तसल्ली करो। देखो यहाँ करना क्या है कि अब जब हमने ये कंपाउंड हमारे पढ़ाने के अब जब पूरी हो जाए ना बात, तब कहना इस कंपाउंड में क्या हुआ। इस कंपाउंड में मैंने फिर रिएक्शन कराई, C6H5NH2 की फिर कराई। अब ये वाला H2, ये वाला O उठाया, फिर वाटर निकाल दिया। अब जो कंपाउंड आपको मिला है CH डबल बॉन्ड N NH C6H5 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड की जगह, यहाँ डबल बॉन्ड के बाद ये N, फिर NH C6H5
और यहाँ पर हमारा हो गया आपका CHOH का होल थ्राइस हो गया, नीचे आपका CH2OH हो गया। दिस इज कॉल्ड ओसाजोन, ये हो गया ओसाजोन, ये कंपाउंड ओसाजोन हो गया, ओसाजोन हो गया। इस ओसाजोन में अगर आप जाओगे तो इसे हम लोग ग्लूकोसा जोन के नाम से भी, ग्लूकोसा जोन के नाम से भी इसे हम लोग बोलते हैं। अब बात ये आई कि यहाँ पर जो रिएक्शन हुई उस रिएक्शन का क्या प्रोसेस था, उसकी क्या मैकेनिज्म थी, मेन बात है कि हमें वो जानना है, तभी हमारा काम चलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे स्टेप ये वाली चली, जो रीअरेंजमेंट है वो कैसे हुआ, बस वो समझिएगा। देखिए सबसे पहले आपने कंपाउंड बनाया था CH डबल बॉन्ड N NH NH C6H5 C6H5 यहाँ C। अब देखो यहाँ से मैंने H लिखा, ये मैंने OH लिखा, ठीक है, ध्यान दीजिए। CHOH आपको दिख रहा होगा, CHOH कैसे लिखा मैंने, ये ऐसे लिखा, और नीचे आपका CHOH का होल थ्राइस लिखा, और नीचे मैंने CH2OH लिखा। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को रीअरेंज कराऊंगा, और जब मैं इसको रीअरेंज कराऊंगा तो कैसे रीअरेंज होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो कंपाउंड जो ऊपर NH लिखा हुआ है, इसी NH में से ध्यान दो, ये वाला H जो मैं ऊपर दिखा रहा हूँ, ये ऊपर ले जाऊंगा और इसको यहाँ देखो कैसे लिखता हूँ वो समझिएगा, रीअरेंजमेंट में कैसे लिखता हूँ। C लिखा मैंने, H लिखा, दिखा आपको, ये वाला बॉन्ड इधर ट्रांसफर मार दो तो ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ C हो गया, सिंगल बॉन्ड O, ये H हो गया, और यहाँ से जो लिखा है NH, बैलेंसी देखते रहना। अब ये यहाँ से एक आगे पूरा क्या है तिरछा करके लिखता हूँ, C6H5 NH2 लिखना पड़ेगा मुझे, तो मैं कैसे लिखूंगा, NH लिखूंगा और C6H5 लिखूंगा, और ये वाला कंपाउंड का मैंने H उधर जाने दिया। अब इसको मैं फिर इससे जोड़ूंगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर होती है। कौन सा बॉन्ड है ये, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच में है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डेड है ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ठीक है। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो इसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं, और फिनाइल हाइड्रोजोन का इंटरमीडिएट माना जाता है। और फिनाइल हाइड्रोजोन का जो इंटरमीडिएट अब बना है, इस इंटरमीडिएट को जैसे ही आप हीट करेंगे, जैसे ही आप हीट करेंगे, नीचे मैंने नहीं बनाया, छोड़ दिया है, इसको जैसे ही आप हीट करोगे तो हीट करने के बाद क्या होगा, अब आप बताइए मुझे क्या होगा हीट करने के बाद, बोलो फट से। ये वाला कंपाउंड आपने नोटिस किया होगा, कैसे निकालोगे, क्या निकालना पड़ रहा है इसमें से बताओ, C6H5NH2 निकालना पड़ेगा, बोलो। इमीन बनेगा सर, इमीन। हाँ, ये इमीन है, इंटरमीडिएट है, इमीन है, इमीन स्टेबल नहीं होता है। जल्दी बोलिए क्या करना पड़ेगा। हाँ, तो ये C6H5NH इसके साथ जुड़ जाएगा शायद, डबल बॉन्ड होके वाटर निकल के। हाँ, वाटर निकल जाएगा, तो पहले इमीन बनाओ हाँ। आप इससे, पहले इमीन बनाओ, ऐसे नहीं, पहले इमीन बनाइए आप, यानी कि मैं यहाँ पर लाऊं, इसी के आगे एरो ले लेता हूँ, सीधा है, इमीन बनाइए। कैसे बनाएंगे इमीन, ये NH2 निकाल दीजिए, ये हिस्सा जाने दीजिए, ये हिस्सा जाने दीजिए, यानी C6H5NH2 जाने दीजिए, और ऊपर रह गया CH डबल बॉन्ड NH, और नीचे बैलेंसी फिर वापस आ गई, C डबल बॉन्ड O हो गया, और ये कंपाउंड आपका सेम रहा। अब इस कंपाउंड की रिएक्शन जब कराओगे दोबारा C6H5NH NH2 से, मैकेनिज्म समझ में आ रही मेरी बात नहीं। अब यहाँ से वाटर निकालोगे, ये वाला H2 निकालोगे, ये वाला H2O निकालोगे, और इसके बाद कंपाउंड आपका बन जाएगा यहाँ CH डबल बॉन्ड NH, और नीचे आ गया C डबल बॉन्ड N NH C6H5, और नीचे सेम रहा, कोई मतलब नहीं। फिर इसकी दोबारा करा दो एक बार रिएक्शन C6H5 NH NH2 से। अब आप क्या करोगे, अब क्या निकाल दोगे, अब क्या निकाल दो, अमोनिया निकाल दोगे। अब जैसे ही अमोनिया निकलेगी तो ये वाला H जाना चाहिए, ये वाला NH2 जाना चाहिए, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, अमोनिया। अब प्रोडक्ट मिलेगा CH डबल बॉन्ड N NH C6H5, और नीचे भी C डबल बॉन्ड N NH C6H5, यहाँ पर सो ऑन हो जाएगा। इस अरेंजमेंट को, जो हमने ये अरेंजमेंट किया है, इसी अरेंजमेंट को आपने नाम दिया होगा आमाडोराई रीअरेंजमेंट, जिसे आप जो जहाँ बोलते हो प्रोनाउंसिएशन अलग रहता है,
लेकिन तरीका वही है, प्रोसेस वही है, आमाडोराई रीअरेंजमेंट आमाडोराई ही रहेगा। एक सेकंड केवल बात सुन लीजिए। यहाँ पे जो फर्स्ट जो फेनाइल हाइड्रोजन अटैक कर रहा है वो एल्डिहाइड ग्रुप पे कर रहा है, उसके बाद इंटरमीडिएट बन गया। इंटरमीडिएट बनने बाद कीटोन और इमीन यानी इसका फॉर्मेशन किया हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। और दूसरा में ये जो फर्स्ट जो फेनाइल हाइड्रोजन था वो सेकेंड कार्बन पे चला गया, और जब थर्ड हम लोग लिए तो ये फर्स्ट एल्डिहाइड वाला जो इमीन बना तो वहां पे अटैक किया है ना। हाँ जी, तो सर इसमें थर्ड वाला पहले वाले कितना, हाँ तो इसमें कितना मोल फेनाइल ये फेनाइल हाइड्रोजन का यूज हो? तीन। ये क्वेश्चन है, तीन टोटल 3 यूज होते हैं। सर अरेंजमेंट का नाम लिख दीजिएगा सर, नहीं लिख लूंगा। डोराई अरेंजमेंट बोलते हैं कि कभी कुछ किताबों में ए भी मिलता है, लेकिन आप वो लिखिए आमाडोराई अरेंजमेंट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन कितने यूज हुए? 3। अब इसके बाद हमने क्या करना है? कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये चैप्टर से थोड़ा। नहीं, कॉम्प्लिकेटेड केवल यही रिएक्शन है, बाकी नहीं। इसके बाद हम लोगों को क्या देखना है कि अगर हम लोग ग्लूकोज के देख लेते हैं तो ग्लूकोज की कुछ रिएक्शंस जो आती नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ बताना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। ये मैंने ग्लूकोज ले लिया, ये सिलेबस में नहीं है, पहले ही बोले दे रहा हूँ, लेकिन पढ़ना चाहिए। सबसे पहले मैं ऑक्सीडेशन कराता हूँ, तो अगर ऑक्सीडेशन कराऊँ KMnO4 से तो बन जाता है COOH। ये बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। तो ये बन गया ग्लूकोनिक एसिड, और ग्लूकोनिक एसिड के बाद अब चाहे उसको फर्दर हाइड्रोलाइज करके जो CH2OH नीचे उसको तो क्या बनेगा? प्रोडक्ट का नाम केवल बता दीजिएगा, हम लिख लेंगे। अभी बताएंगे। ये आपने ले लिया, इसके बाद हमने क्या करना है, चाहे KMnO4 से कराओ, Br2 से कराओ, लेकिन अगर आप HNO3 से करा दोगे तो सैक्रिक एसिड बन जाता है। रिडक्शन करा लीजिए। अब टॉलेंस फेलिंग के साथ भी करा देते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, टॉलेंस के साथ कराओ तो बनता है, एक तो ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, और साथ में मिलता है सिल्वर मिनरल। समझ में आ रही बात? अगर फेलिंग के साथ कराओगे, फेलिंग के साथ कराओगे तो ग्लूकोनिक फेलिंग या फेलिंग बी होता है ना, इसमें 2 सॉल्यूशन लिया जाता है। कॉमनली फेलिंग ही बोलते हैं, दोनों को मिलाकर के बनाया जाता है। एक कॉपर सल्फेट होता है अल्कलाइन सॉल्यूशन, दूसरा रोचेली सॉल्ट होता है। रोचेली सॉल्ट को सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट भी बोलते हैं। हाँ, यहाँ पर बन जाएगा Cu2, इसका कलर होता है ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट।
ठीक है, ये तो हो गया इनका ऑक्सीडेशन। इसी वजह से अगर आप रिडक्शन देखना चाहें तो रिडक्शन भी आपको दिखाई दे रहा हूं। रिडक्शन अगर HI से कराओगे, HI और रेड फॉस्फोरस से, HI और रेड फॉस्फोरस से कराओगे तो आपका हेक्सेन मिलता है, एन हेक्सेन मिलता है। नॉर्मल हेक्सेन मतलब सभी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा पूरा। अगर आप इसे रिडक्शन कराते हो किसके, Na C2H5OH के साथ कराते हो तो कंपाउंड सॉर्बिटॉल मिलता है। ये OH ऊपर भी हो जाएगा, नीचे भी OH ही आएगा, इस तरीके से। ये सॉर्बिटॉल बोलते हैं, इसे एनहेक्सेन बोलते हैं। इस तरीके के कंपाउंड मिल जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सर एक चीज पूछे, सॉर्बिटॉल का यूपीएच नेम क्या लिखेंगे? क्या बताओ, तुम ही बता दो। 1 2 3 6 दिख रहे हैं आपको, बाकी कार्बन गिन लीजिए। हेक्सा 1 2 3 4 5 6 हेक्सा लिखेंगे और लिखेंगे। हेक्सेन के बाद आइए, हेक्सेन के बाद हाँ। हेक्सा। हाँ बोलिए, सही बोल रहे हो। हेक्साल हो जाएगा, हेक्सॉल होता है। ठीक है, एक तो ये रिएक्शन ध्यान रखिएगा। दूसरी रिएक्शन एल्डिहाइड वाली सिलेबस में नहीं है फिलहाल, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी मैंने आपको ये रिएक्शंस बता दी। अब इनकी बात आती है, एक टर्म होता है जिसका नाम है म्यूटा रोटेशन। अब आप बताओ कि व्हाट इज म्यूटा रोटेशन, जल्दी से, फिर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बताऊंगा। पहले म्यूटा रोटेशन बताइए, क्या होता है म्यूटा रोटेशन, कौन बताएगा, बोलिए। व्हाट इज म्यूटा रोटेशन? नहीं बोल पा रहा है कोई विद्वान है इसमें, बोलो भाई, म्यूटा रोटेशन क्या होता सर है? मेरे को तो इतना पता है कि सर जो ग्लूकोज ऑप्टिकल रोटेशन और चेंज होता है मतलब सर। जो अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज में म्यूटा रोटेशन होता है और वो इक्विलिब्रियम फेज में रहते हैं, ऐसा कुछ प्रोसेस थी। नहीं कुछ सर थोड़ा और दिमाग इसमें लगा के 119 डिग्री से वो डिक्रीज करके 52 डिग्री पे आ जाता है, और जो बीटा डी ग्लूकोज होता है वो 19 डिग्री से राइज होकर 52। यानी कि अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज एग्जिस्ट इन द इक्विलिब्रियम फॉर्म, यानी कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इक्विलिब्रियम मिक्सचर एग्जिस्ट करता है, तो ये मैंने इक्विलिब्रियम मिक्सचर लिख लिया। इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है, स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो होता है प्लस का 52.7। और अगर आपके अल्फा डी ग्लूकोज है तो अल्फा डी ग्लूकोज यहाँ पर लिखा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज लिख दिया मैंने। अल्फा डी ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो 112 होता है, और ये इतना डिग्री हो गया, यानी ये घटा और ये क्या हो गया, बढ़ जाता है, यानी बीटा डी, और यहाँ पर क्या लिखूं, प्लस ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज बोथ एग्जिस्ट इन द इक्विलिब्रियम between the specific rotation by decreasing the specific rotation of alpha D glucose from 112 degree to 52.7 degree, and the specific rotation of the beta D glucose increases from plus 19 degree से लेकर के कहाँ जा रहा है 52.7। तो दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन, यहाँ लिखे दे रहा हूँ, द फिनोमिना of change in specific rotation from rotation ऑफ कर दो, ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड
विद टाइम है ना, टाइम के साथ में विद टाइम और लगा दो टाइम, और बोलो कोई क्या वर्ड ऐड करूं, विद टाइम टू इक्विलिब्रियम कर दूं, विद टाइम टू इक्विलिब्रियम कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। चलो डेफिनेशन मैंने बना के लिख दी, अगर आपको कहीं लगे तो चेंज आप कर सकते हो। तो ये हो गई। बाकी इस चैप्टर को मैं कल फिनिश करूंगा। इसमें एक तो कन्वर्जन आपको बताना है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बतानी है, और अल्फा ग्लूकोज से फ्रक्टोज कैसे बनाएंगे वो बताऊंगा आपको कल उम्मीद है इस चैप्टर को, मतलब जो टॉपिक है उनको डिस्कशन करूंगा, यानी ग्लूकोज से फ्रक्टोज में कन्वर्जन और फ्रक्टोज का ग्लूकोज में कन्वर्जन, और एक पॉली कुछ अपनी तरफ से भी एक्स्ट्रा बताऊंगा, जैसे जो नहीं लिखा है सिलेबस में, पॉलीपेप्टाइड लिंकेज क्या होती है, ज्विट्राइन क्या होता है, ये भी थोड़ी थोड़ी बातें बताऊंगा जबकि सिलेबस में नहीं लिखी हुई है, फिर भी आपको बताऊंगा इसलिए क्योंकि आप लोग इस एग्जाम के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम दोगे, ऐसा नहीं कि केवल झारखंड पीजीटी दो, इसके अलावा भी कभी जरूरत पड़ेगी तो आप नवोदय भी दोगे, तो पढ़ा वो भी दूंगा आपको, ठीक है ना। चलिए मेरा बैच का टाइम हो गया है। सर और कल वाले क्वेश्चन में थोड़ा कल वाले क्वेश्चन का आप डाउट आप मुझसे पूछिएगा, मुझे बताइएगा कौन सा क्वेश्चन डाउट है, आप पर्सनली मुझे भेजिएगा, मैं बताऊंगा, क्योंकि अब मेरा जो है टाइम नेक्स्ट बैच का हो रहा है और वो लोग वेट कर रहे होंगे, इसलिए मैं अब रुकूंगा। सर कल वाला क्वेश्चन का पीडीएफ सेंड कर दूंगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, ठीक तो ओके, सेंड कर दूंगा, मैं सेंड कर दूंगा आपको।